नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हेल्थ फर्स्ट में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। स्वास्थ्य को लेकर हमेशा हम बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और इस प्रोग्राम में बेहद खास शख्सियत भी हमारे साथ जुड़ती है और आज भी बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। हम जब चिकित्सा को लेकर बात करते हैं तो अलग अलग पद्धति है चिकित्सा को लेकर। आयुर्वेद, जिसका हमेशा से ही एक अलग ही उपयोग, अलग ही इंपॉर्टेंस रही है और आज के वक्त में भी उतनी ही उपयोगिता है, जो केंद्र सरकार के लिए भी खास अहमियत रखती है। चलिए, हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनसे मैं रूबरू करा दूं आपको। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, कुलपति हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सबकी स्वास्थ्य की मैं उत्तम कामना करता हूँ। सर, सबसे पहले तो आयुर्वेद दिवस की आपको बधाई। अभी 23 सितंबर को ही भव्य कार्यक्रम हुए, कई आयोजन हुए। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, आयुर्वेद दिवस मनाने का आखिर उद्देश्य क्या था? किस तरह से इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया गया, इस दिन को मनाया गया? जी, आयुर्वेद दिवस निश्चित रूप से 23 सितंबर को इस वर्ष मनाया गया और ये आयुर्वेद दिवस मनाने का 10वां संस्करण था। इससे पहले 9 बार आयुर्वेद दिवस मनाया जा चुका था। 2016 से ये मनाना शुरू किया था भारत सरकार के द्वारा और प्रतिवर्ष ये धन्वंतरी त्रयोदश, जो दिवाली से 1 या 2 दिन पहले आती है, उस दिन में मनाया जाता था। लेकिन इस वर्ष ये 23 सितंबर को तिथि जो है निश्चित की गई। इसका उद्देश्य ये है कि क्योंकि धन्वंतरी त्रयोदश की कोई तिथि निश्चित नहीं थी और जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमने कोई संदेश देना है तो एक तिथि निश्चित होनी चाहिए। जैसे इंटरनेशनल योगा का जो दिन है, योग दिवस 21 जून तो तारीख एकदम फिक्स है, एकदम सारे दुनिया को मालूम है। ऐसे ही पूरी दुनिया में अब 23 सितंबर जो है वो आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा और इसके पीछे फिलॉसफी ये है कि 23 सितंबर का जो दिन है, यहाँ दिन और रात लगभग बराबर रहते हैं। इक्विनॉक्स इसको कहते हैं। तो एक तरह से इक्विलेंस का प्रिंसिपल है और हम ये भी चाहते हैं कि हमारा शरीर में और हमारे मन में एक सामंजस्य बना रहे, सब कुछ होम्योस्टेसिस बना रहे। उसी को ध्यान में रखते हुए ये 23 तारीख की तिथि निश्चित की गई थी। और थीम क्या थी इस बार की और उद्देश्य क्या था, मेन मकसद क्या था कि हम इसे 23 तारीख को मनाएं और मनाना ज़रूरी है ये? जी देखिए, 23 तारीख का जैसे मैंने आपको बताया कि उद्देश्य तो मैंने बता दिया आपको कि उस 23 तारीख को मनाने का उद्देश्य ये कि इस दिन दिन रात बराबर रहते हैं। लेकिन मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद दिवस क्यों मनाया जाए, ये एक बड़ी बात है। ये जन जागरण के लिए आम जनता तक हम और पूरे विश्व में ये संदेश देने में कामयाब हो सकें कि आयुर्वेद की क्या महत्ता है। इसी को लेकर के पूरे देश में और पूरे विश्व में आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया जाता है और आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में कई तरह के कार्यक्रमों का 100 दिन पहले ही शुरुआत हो जाती है और कई तरह के कार्यक्रम सभी संस्थान करते हैं, जिसमें हमारा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान भी है, उसमें भी कई तरह के कार्यक्रम करते हैं। और प्रत्येक वर्ष भारत सरकार एक थीम निर्धारित करती है आयुर्वेद दिवस मनाने का। इस वर्ष का जो थीम था वो बहुत यूनिक और बहुत बढ़िया थीम था और वो था आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट, अर्थात आयुर्वेद प्रत्येक जन के लिए और इस पृथ्वी के लिए, यानी धरा के लिए। इसके पीछे क्या फिलॉसफी है कि हम अपने स्वास्थ्य की तो कामना करते हैं, उसके लिए प्रयास भी करते हैं, लेकिन हम पर्यावरण के स्वास्थ्य को शायद कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो हम अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अगर पर्यावरण के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें तो, क्योंकि हम पर्यावरण में ही रहते हैं, पर्यावरण के साथ रहते हैं, तो यहाँ जो जितने जीव जंतु हैं, यहाँ की आबो हवा है, पेड़ पौधे हैं, चाहे ज़मीन है, चाहे पानी है, ये सब भी शुद्ध होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए, तभी मनुष्य भी स्वस्थ रह सकता है। तो इसलिए एक हॉलिस्टिक यानी समग्र स्वास्थ्य की कल्पना है, हॉलिस्टिक हेल्थ की है, हॉलिस्टिक वेलबींगनेस की है कि मैं भी स्वस्थ रहूं, मेरा पर्यावरण भी स्वस्थ रहे, तब हम एक समूचे स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये थीम भारत सरकार के द्वारा इस वर्ष दिया गया था और इसी को ध्यान में रखते हुए सारे कार्यक्रम आयोजित भी किए गए। जी, बहुत ही बेहतरीन ये थीम भी थी, क्योंकि पर्यावरण को लेकर भी सरकार का फोकस है और आयुर्वेद से जोड़कर पर्यावरण को लेकर थीम देना भी, ये भी बेहद महत्वपूर्ण रहा। लेकिन सर, क्योंकि कई कार्यक्रम हुए हैं आयुर्वेद दिवस को लेकर, नेशनल प्रोग्राम, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम कहाँ पर हुआ और किस तरह के और कार्यक्रम गतिविधियां हुई जिससे कि आम जन का भी जुड़ाव नजर आया? जो राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम या कार्यक्रम हुआ वो इस वर्ष गोवा में हुआ। जो गोवा का अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा में जो है, वहाँ पर ये कार्यक्रम वो नोडल एक संस्थान के रूप में था और वहाँ पर ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर का मनाया गया। और इस कार्यक्रम में
गोवा के जो माननीय राज्यपाल हैं गजपति अशोक गजपति राजू जी, वो मुख्य अतिथि के रूप में थे। इसके साथ साथ गोवा के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं श्री प्रमोद सावंत जी, वो खुद भी एक आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, तो वो भी इसमें अतिथि के रूप में थे। वहाँ के बहुत सारे मंत्री थे और उसके साथ साथ हमारे जो केंद्रीय राज्य आयुष मंत्री हैं श्री प्रताप राव जाधव जी, जो स्वतंत्र प्रभार आयुष मंत्रालय का देखते हैं, वो भी उसमें शिरकत कर रहे थे और पूरा आयुष मंत्रालय उसमें शिरकत कर रहा था। तो एक बड़े स्तर पर वो कार्यक्रम वहाँ पर मनाया गया। लेकिन प्रत्येक संस्थान में, भारतवर्ष के प्रत्येक आयुर्वेदिक संस्थान में, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, वहाँ पर ये आयुर्वेद दिवस मनाया गया और प्रत्येक संस्थान के द्वारा और आयुर्वेदज्ञों के द्वारा ये संदेश देने की कोशिश आम जनता में की गई कि हमें आयुर्वेद दिवस क्यों मनाना है, उसके प्रति जागृत जनता को किया गया। और पर्यावरण के लिए भी कई कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे वो व्याख्यान हैं, चाहे वो रैली के रूप में है, चाहे स्लोगन हैं, ड्रामाज हैं, नुक्कड़ नाटक हैं, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से भी जनता को जागृत करने की कोशिश की गई आयुर्वेद के प्रति। जी बिल्कुल सर, क्योंकि कोशिश की जा रही नजर भी आता है। एक दशक की बात कर ले, बहुत बदलाव भी देखने को मिला है, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता में ये है तो उस तरह के प्रोग्राम लाए जाते हैं, जागरूकता के लिए भी कई कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसा कि आपने बताया भी, इस खास मौके पर भी कार्यक्रम किए गए। लेकिन क्या आपको लगता है कि आम जन जागरूक हुआ है आयुर्वेद के प्रति, और क्या उसने अपने जीवन में आयुर्वेद को अपनाया है, जुड़ाव महसूस कर रहा है? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है कि क्या आम जन आयुर्वेद में के प्रति कुछ जागरूक हुआ और जागरूकता कितनी आई। निश्चित रूप से आयुर्वेद के प्रति जो एक धारणा है, परसेप्शन है आम लोगों की, वो निश्चित रूप से बदली है। पिछले विगत 10-15 वर्षों का अगर आप अवलोकन करें, खास करके पिछले 10 वर्षों का अवलोकन करें, तो आम जनता की जो धारणा है आयुर्वेद के प्रति वो पूरी तरह से बदली है। आज प्रत्येक नागरिक है भारत का, वो आयुर्वेद के प्रति विश्वास रखता है, आयुर्वेद को जानता है और आयुर्वेद का कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से प्रयोग भी करता है। तो ये एक सकारात्मक परिवर्तन पूरे देश में देख रहे हैं और विश्व में भी देख रहे हैं। विश्व की अपेक्षाएं भी आयुर्वेद से बड़ी हैं, आयुर्वेदज्ञों से बड़ी हैं। तो एक जो परसेप्शन का चेंज आया, जागरूकता बढ़ी, हम चाहते हैं कि वो विश्वास में बदले और विश्वास के साथ साथ वो आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपनाए, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करना अत्यावश्यक है। वो कई तरह के सिद्धांत हैं जिनका पालन करके हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, देश को और विश्व को स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन आयुर्वेद तो ऋषि मुनियों के ज़माने से बहुत पुरानी पद्धति है ये, और जैसा कि आपने कहा कि जागरूक भी आमजन हुआ है, विश्वास भी पैदा हो रहा है, तभी वो जुड़ाव महसूस कर रहा है, तभी लोगों का जुड़ना काफ़ी, क्योंकि अगर परिणाम नहीं मिले, रिजल्ट नहीं मिले, तो एक विश्वास उठ जाता है। कोई नहीं चाहेगा ऐसे इलाज कराना या ऐसे इस पर विश्वास करना। लेकिन सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? आयुर्वेद तो पहले भी था, आज भी है, लेकिन पहले उतना लोग उसको प्राथमिकता नहीं देते थे, बस चंद लोग थे, मुट्ठी भरी थे। लेकिन आज वो संख्या बहुत बढ़ रही है, उसकी वजह क्या लगती है? इसका कारण ये है कि जो सरकारी स्तर पर, चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकारें हों, उनके स्तर पर आयुर्वेद को बढ़ावा बहुत दिया जा रहा है। उनकी योजनाओं में आयुर्वेद को शामिल किया जा रहा है। आयुर्वेदज्ञों का भी आयुर्वेद के प्रति दृष्टिकोण बदला है और वो जनता तक जाने में सक्षम हुए और जनता तक पहुंच भी रहे हैं। उसका परिणाम ये हुआ है कि आयुर्वेद के प्रति लोगों का निश्चित रूप से विश्वास बढ़ रहा है। तो ये एक साझा प्रयास है जिसमें सरकार, जिसमें संस्थान, जिसमें जनता, जिसमें आयुर्वेदज्ञ, ये सारे शामिल हैं। और आप जैसे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, मीडिया के जो साधन हैं, उनका भी इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। आज का अगर हम ये कार्यक्रम देखें तो आयुर्वेद को लेकर के है और ये आपका कार्यक्रम पूरे देश में और विदेश में देखा जाता है, तो निश्चित रूप से इसके माध्यम से भी आयुर्वेद का जो प्रचार है, प्रसार है, वो जनहित के लिए हो रहा है। तो आप जैसे न्यूज़ चैनल्स का या दूसरे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। तो कुल मिलाकर के एक बहुत कलेक्टिव एफर्ट्स हैं जिसके कारण आयुर्वेद के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और आयुर्वेद वालों ने भी अपनी जिम्मेवारी को समझना जरूरी समझा है और सेवाओं के स्तर में भी वृद्धि हुई है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए संस्थानों में, इंस्टीट्यूशंस में, वो भी अच्छा हो रहा है। उस जनता को विश्वास भी हो रहा है, जनता लाभ भी ले रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की हम बात कर रहे हैं, नवाचार क्या क्या हुए हैं? देखिए, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की अगर हम बात करें तो उसमें कई तरह के नवाचार हमने शुरू किए हैं या किए जा रहे हैं। एक तो ये है कि जनता में विश्वास बनाने के लिए ये आवश्यक है
कि हम अपने जो संस्थान है, अपना जो चिकित्सालय है, उसको विश्वसनीय बनाएं। उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसकी पहचान एक एक्रेडिटेड संस्थान के रूप में हो। तो हमने सबसे पहले तो एक्रेडिटेशंस ली, प्रमाणीकरण लिया, जैसे NABH है या NABL है, NAC एक्रेडिटेशन है, FSSAI की सर्टिफिकेशन है। तो ये कई तरह के ऐसे एक्रेडिटेशंस हैं जिनके कारण एक विश्वसनीयता संस्थान के ऊपर बढ़ी है लोगों की, और संस्थान ने अपने जो मूलभूत जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन और आधुनिकता लाई है। साफ़ सफाई का विशेष प्रबंधन किया गया है। तो उससे निश्चित रूप से एक जनता में, एक पढ़े लिखे लोगों में ये विश्वास पैदा हुआ है कि ये चिकित्सालय जो है ये गुणवत्ता युक्त है। क्योंकि NABH जो हॉस्पिटल्स के लिए एक्रेडिटेशन का एक माध्यम है, वहाँ अगर NABH की किसी को मान्यता मिलती है, उसका मतलब है कि वो चिकित्सालय वो कोई स्तर जो है वो पूरे करता है, वो विश्वसनीय चिकित्सालय है। तो इस तरह की बहुत सारी एक्रेडिटेशन हमने लिए। नए नए बहुत सारे हमने प्रकल्प अपने चिकित्सालय में शुरू किए हैं, जिसमें एक विशेषज्ञ जो OPD सेवाएं हैं, बहिरंग सेवाएं हैं, अंतरंग सेवाएं हैं, वो हमने शुरू की हैं। जैसे डायबिटीज़ को लेकर के हमने अलग से क्लिनिक शुरू किया है, कैंसर्स को लेकर के अलग से शुरू किया है। डी एडिक्शन यानी एडिक्शन से हमें मालूम है कि एडिक्शन की बहुत बड़ी समस्या आज समाज में है, उसको लेकर के आयुर्वेद के माध्यम से डी एडिक्शन सेंटर हमने अपने चिकित्सालय में शुरू किया है। CDC चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर जो एक अनूठा, और भारतवर्ष में आयुर्वेद में पहली बार ऐसा किया है कि एक चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर जो बच्चे अक्षम होते हैं, किसी कारण से उनमें समस्या है, बोलने में समस्या है, चलने में समस्या है, यानी शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से जो अक्षम है, उनको हम स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसके लिए एक CDC चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर हमने शुरू किया, और मुझे बड़ा हर्ष है कि वो हमारा सेंटर बहुत अच्छा चल रहा है। इसके अतिरिक्त तो हमारी जो लेबोरेटरी की सुविधाएं हैं वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं। NABL एक्रेडिटेड हमारी लैब है। इसके साथ साथ रिसर्च की बहुत मूलभूत सुविधाएं हमने स्थापित की हैं, और बड़ी बड़ी लैब्स हमने स्थापित की हैं, जिसके कारण हम रिसर्च कर भी रहे हैं। बाहर के लोग भी आकर के यहाँ रिसर्च कर सकते हैं, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी हमें सैंक्शन हो रहे हैं। और अभी हाल में ही हमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 9.5 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो भारत सरकार की तरफ से हमें दिया गया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जीन बैंकिंग ऑफ हर्बल प्लांट्स। जी, जो औषधीय पौधे हैं उनकी जीन बैंकिंग करने, ऑथेंटिक जीन को कलेक्ट करने के लिए, उनकी बैंकिंग करने के लिए ये आयुर्वेद के संस्थानों में पहला ऐसा संस्थान है जिसमें ये जीन बैंकिंग की सुविधा और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमें मिला है। इसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल हमारे विभाग हैं आयुर्वेद में, वो 14 विभाग माने जाते हैं, लेकिन हमने 6 नए विभागों की स्थापना की है। यानी अब कुल विभाग हमारे पास 20 हो गए हैं, जिसमें वृक्ष आयुर्वेद है, मैनुसिक्टोलॉजी को यानी पांडुलिपि के ऊपर विभाग है, योगा एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन के ऊपर है, सौंदर्य आयुर्वेद यानी ब्यूटी के ऊपर एक अलग से डिपार्टमेंट है। ऐसे ही आहार आयुर्वेद, पोषाहार आयुर्वेद यानी न्यूट्रिशन के ऊपर एक अलग से डिपार्टमेंट है। तो इस तरह से 6 विभागों की, नए विभागों की स्थापना की है, और उसमें हम MSc की डिग्री हम दे रहे हैं, और आज भी मेरे संस्थान में उसके इंटरव्यू चल रहे हैं उसके एडमिशन के लिए। तो ये नए कुछ मुख्य जो ये थे हमने नवाचार किए हैं, वो इस तरह से वहाँ पर हैं। बिल्कुल प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, बेहद अहम जानकारी आयुर्वेद को लेकर, क्योंकि अभी आपने जीन बैंकिंग का जिक्र किया है, इसे भी मैं विस्तार से जरूर समझना चाहूँगी, क्योंकि आयुर्वेद में इस पर काम होना ये भी एक बड़ी उपलब्धि है नवाचारों में, जिस तरह से आपने बताया भी। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। प्रोफेसर संजीव शर्मा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कुलपति हैं NIA से। बहुत स्वागत सर एक बार फिर आपका। लगातार हम आयुर्वेद को लेकर आपसे बात कर रहे हैं, और नई नई जानकारियां भी मिल रही हैं आपसे। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपने जिक्र किया था जीन बैंकिंग को लेकर कि उस पर भी काम चल रहा है, उससे लेकर भी बड़ा प्रोजेक्ट है। ये एक्चुअली है क्या? आयुर्वेद में इसका आना, इसे कैसे देखा जाए? आयुर्वेद में आना, और वो भी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आना, एक बड़ी बात है। ये हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिला है इसमें। और इसमें क्या है कि हमें जो अभी मैंडेट दिया गया है, 3 सालों के अंदर हमने 80 यानी 80 जो हर्बल प्लांट्स हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज़ होते हैं, उन जो ऑथेंटिक हर्बल प्लांट्स हैं उनका जीन एक्सट्रैक्ट करके अपनी लैब में उसको हमने स्टोर करना स्टोरेज फैसिलिटी में है, ताकि एक ऑथेंटिक रिसोर्स हमारे पास हर समय अवेलेबल रहे। कल को कोई प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाता है या प्लांट की कोई आइडेंटिफिकेशन करनी है, क्योंकि आज आपको मालूम है कि
आप बाज़ार में जाएंगे तो आप कोई चीज़ अगर हर्बल प्लांट के नाम से या हर्बल मेडिसिन के नाम से खरीदते हैं तो आपको ये पता नहीं होता है कि वो जो आपने मांगी है वही चीज़ है या कोई दूसरी चीज़ है, या हम जो औषधियाँ बनाते हैं उनके लिए जो प्लांट आ रहा है वो वही है। तो वो एक जीन अगर हमारे पास सुरक्षित होगा और उसकी टेस्टिंग करना चाहते हैं तो उसके जीन को हम उस जो हम खरीद रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसकी कन्फर्मेशन की जाए तो उस जीन से हम उसको एक्सट्रैक्ट करके और फिर उस जीन से हम मैच करके देखेंगे कि वाकई में ये असली प्लांट है या कहीं दूसरी औषध तो नहीं दी थी। तो इस तरह से एक बड़ा काम हमें मिला है और मैंने जैसे पहले कहा कि पहली बार हमें मिला है तो ये हमारे लिए एक बड़ी बात है। अहम बात ये भी है कि क्योंकि अब लोगों में रुझान, एक तरह से कहें जागरूकता आयुर्वेद को लेकर बढ़ रही है। हमारे देश से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स बच्चे जो फॉरेन जाते हैं पढ़ाई करने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी में, लेकिन आयुर्वेद को लेकर रुझान इतना ज़्यादा है कि विदेशी लोग भी यहाँ पर आते हैं। जानना आपसे ये चाहूँगी कि NIA में कितने स्टूडेंट्स होंगे, फॉरेन से भी क्या आते हैं, कितने देशों से आए हैं, उनकी रुचि कैसी है और इस विस्तार को कैसे देखते हैं आप? हमने एक इस्टेब्लिश किया है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ आयुर्वेदा के नाम से। उसमें हमारे पास लगभग 80 छात्र इस वक्त अलग अलग देशों से हमारे पास अध्ययन कर रहे हैं और वो 16 देश ऐसे हैं जहाँ से अलग अलग छात्र यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। और ये पिछले कई वर्षों से बहुत सारे छात्र तो ऐसे हैं जो UG कर चुके हैं, PG में हैं, और बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनको, और विशेष रूप से NIA में आने का, क्योंकि NIA विशेष प्रकार की सुविधाएं, उनको अलग तरह का वातावरण, हॉस्टल में उनके लिए अलग से व्यवस्था, उनके अलग से मेंटोरिंग, उनको हिंदी और संस्कृत की ट्रेनिंग, ये बहुत कुछ उनको देते हैं। तो इसलिए ये आकर्षण का केंद्र बन गया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो है वो विदेशी छात्रों के लिए, और विदेशी छात्र बहुत ही लगन से यहाँ पढ़ रहे हैं और अपने देश में आयुर्वेद का संदेश लेके जा रहे हैं। और हम ये मानते हैं कि वो जो छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं वो आयुर्वेद के हमारे एम्बेसडर हैं जो विदेशों में अपने अपने देश में जा करके आयुर्वेद की स्थापना करेंगे। एक तो ये मॉडल है। दूसरा मॉडल हमारे पास है कि अलग अलग देशों से हमारे पास छोटे छोटे ट्रेनिंग्स के लिए लोग आते रहते हैं। जैसे अभी पीछे फिलीपीन के साथ हमारा MOU भी है, तो वहाँ से एक दल आया था, 9 सदस्य दल आया था, उनको ट्रेनिंग दी। अभी जनवरी में हमारे पास अमेरिका से 20-22 डॉक्टर्स का एक ग्रुप जो है वो ट्रेनिंग के लिए आ रहा है और उनकी हम 3 वीक्स तक उनकी ट्रेनिंग करेंगे। यानी एक तरह से सेंसिटाइजेशन हम व्यापक स्तर पर पूरे विश्व में देने की कोशिश कर रहे हैं कि आयुर्वेद का ज्ञान और आयुर्वेद के प्रति सेंसिटाइजेशन वो विदेशों में भी लोगों को और आयुर्वेद को अपनाने लगें। इससे एक तो वैश्विक स्वास्थ्य की जो हमारी कल्पना है उसको हम साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम वाला जो सिद्धांत हमारा है उसका हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं ये हमारी इकोनॉमी को भी सुदृढ़ करेगा, क्योंकि जब आयुर्वेद की बात विदेशों में होगी तो निश्चित रूप से यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ की दवाइयाँ, यहाँ के दूसरे जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो आगे जाएगा, तो एक हमारी इकोनॉमी को सुदृढ़ करेगा। और भारत का जो एक बहुत एस्पिरेशनल गोल है, महत्वाकांक्षी लक्ष्य भारत सरकार का है और भारत का है, वो है विकसित भारत एट द रेट 2047। उसको पूरा करने में भी एक बहुत अहम रोल अदा करता है। बिल्कुल सर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की हम बात कर रहे हैं। 9 साल आपको भी एज अ डायरेक्टर और कुलपति यहाँ पर हो गया और ये 10वां साल है, और पिछले 9 साल में जितने नवाचार हुए हैं तो उसमें एक अहम योगदान आपका भी है। मैं आपसे समझना चाहूँगी, आप क्योंकि 9 साल हो चुके हैं और नित नए आयाम NIA गढ़ रहा है, रोज़ाना नए नवाचार ला रहे हैं, और जिस हिसाब से आपने उदाहरण भी दिया कि 16 देशों के 80 स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, तो कैसे कि न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी आयुर्वेद को लेकर और भारत को लेकर कितना ज़्यादा रुचि है। अब क्योंकि 10वां साल है ये, इस साल आपके लिए क्या खास रहेगा कि इसमें और बेहतर कुछ और नवाचार करने के लिए कैसे ले रहे हैं? क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ आपने बेहतर ही किया और यही वजह है कि एक नई उपलब्धि NIA की भी नज़र आती है। जी देखिए, जहाँ तक नवाचार की बात है कि जो हमारा मुख्य मैंडेट दिया गया है कि इसमें जो हमारी एकेडमिक स्टैंडर्ड है उसमें सुधार किया जाए, रिसर्च को और आगे बढ़ावा दिया जाए, जिसमें हम लगातार प्रयास रहते हैं, अच्छी लेबोरेटरीज स्थापित की जाएं। इसके साथ साथ हम एक और NIA अपना सैटेलाइट सेंटर के रूप में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पंचकुला हरियाणा में हम स्थापित कर रहे हैं, जो स्थापित हो गया। और ये उद्देश्य है इस वर्ष का कि हम उसका प्रधानमंत्री महोदय, क्योंकि उसका नींव का जो पत्थर था वो प्रधानमंत्री महोदय ने रखा था, तो उसका उद्घाटन हम करवाएं और कुछ नए कार्यक्रम हम शुरू करें जो जनहित के लिए और छात्रों के हित के लिए हों और आयुर्वेद को बढ़ावा दें। ऐसे प्रोग्राम्स हम अपने यहाँ NIA जयपुर में और NIA पंचकुला में शुरू करना
करना चाहते हैं और रोगियों की संख्या जो हमारे चिकित्सालय में बहुत बड़ी है वो और बढ़े, अधिक से अधिक लोगों को हम लाभ दें, ये है। और एक नया ओपीडी ब्लॉक जो हमारा लगभग बन के तैयार हो रहा है और ओटी कम्प्लेक्स जो तैयार हो रहा है वो शीघ्र ही हम उसको शुरू कर देंगे। तो वहाँ पर कितने रोगी आ जाते हैं और क्या फैसिलिटी पर्याप्त है आपको लगता है, या फिर ऐसा तो नहीं कि अब स्थिति ऐसी है कि वेटिंग में भी लिस्ट चली जाती होगी? निश्चित रूप से, क्योंकि जो सुविधाएं और जितना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उस हिसाब से अब बहुत ज़्यादा रोगी संख्या बढ़ गई है। लगभग 1,500 से 2,000 रोगी ओपीडी में रोज आते हैं और जो पंचकर्म या दूसरे प्रोसीजर में एडमिशन की जो वेटिंग लिस्ट है बहुत लंबी हो रही है। तो उन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा कि जो बढ़ती रोगियों की संख्या है उसको हम एकोमोडेट कर सकें और जो एडमिशन्स हैं और हमारी जो इसको केटरिंग जो पावर है उसको हम बढ़ाएं ताकि हम लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उन पे हम खरा उतर सकें। और उसके लिए भरपूर प्रयास हम कर रहे हैं और भगवान ने चाहा तो शीघ्र ही हम एक और नया कोई कैंपस जो है, छोटा सा कैंपस यहाँ शुरू करेंगे रोगियों के लिए, ताकि ज़्यादा रोगियों को ज़्यादा इंतज़ार अपनी चिकित्सा के लिए नहीं करना पड़े और अधिक से अच्छी और अधिक से अधिक सेवाएं हम अपने रोगियों को दे सकें। सर, एक सवाल ज़रूर मैं आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि एक मिथ भी है लोगों में अब, क्योंकि एलोपैथी में दवाइयाँ लिया तुरंत आपको आराम मिलता है, फिर होम्योपैथी में कहते थे वक्त बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन एक वो भी पद्धति है जिसको ट्रस्ट है वो उसमें जाता है कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट ही लेना है, और एक आयुर्वेदा है उसकी भी अलग। लेकिन आयुर्वेद के लिए कहते हैं कि उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ों के नियमों की पालना आपको करनी पड़ती है कि अगर वो नहीं करेंगे तो वो असर नहीं करेगा। तो क्या वाकई में ऐसा है या इसको इतना बना दिया गया है? नहीं, वो निश्चित रूप से इतना बना दिया गया है और हमारा जो लाइफस्टाइल और खाने का जो सिस्टम है वो बहुत गड़बड़ हो गया है। तो आयुर्वेद ऐसा नहीं कहता कि मत खाओ, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि सलीके से खाओ, कब खाना, कितना खाना, क्यों खाना, कैसे खाना, कहाँ खाना। ये बड़े बड़े प्रश्न हैं जिनका हम कभी उत्तर नहीं देते, सिर्फ खाते हैं। तो आयुर्वेद ये कहता है कि क्यों खाना, इस पे भी विचार करें, कैसे खाना है, क्या खाना है, इसके ऊपर बहुत यह है। क्योंकि जो हमारा आहार है और हमारा लाइफस्टाइल जो है वो भी एक तरह से औषध है। अगर उसका हम सम्यक प्रयोग करेंगे तो जो दूसरी औषधियाँ उनका कम लेने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम उन पे थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। आज आवश्यकता है कि हम अपने आहार पे, अपने खाने पे पूरा ध्यान दें, अपने जो जीवन के नियम हैं उन पे ध्यान दें, तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं और स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल। और आज के वक्त में हम जब आयुर्वेद को बात करते हैं, शिक्षा में भी है, अनुसंधान में भी है, इलाज में भी है, तो क्या केंद्र सरकार की तरफ से इन सभी सेक्टर्स पर उतना ही फोकस किया जा रहा है? केंद्र सरकार की तरफ से बहुत बड़ा फोकस किया जा रहा है। जो आयुष मंत्रालय हमारा, एक मुझे लगता है कि अपने जितने भारत सरकार में मंत्रालय हैं बहुत बड़ा डायनेमिक हमारा वो आयुष मंत्रालय है और बहुत सारे नवाचार, क्योंकि ये बहुत नई मिनिस्ट्री है अभी, जो अभी 2014 में ही इस्टेब्लिश हुई थी और पिछले लगभग 10-11 वर्षों में इस मंत्रालय ने बहुत बड़े आयाम और बहुत बड़े काम किए हैं। और निश्चित रूप से भारत सरकार का एक मुख्य फोकस आयुर्वेद पे है, आयुष पे भी है, और उसमें ना तो किसी तरह के बजट की कोई कमी है और ना ही मानव संसाधन की कमी है, और एक बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ आयुष मंत्रालय और जो भारत का और विश्व का जो स्वास्थ्य का जो उपक्रम है उसको बड़े परिवर्तन की तरफ प्रयास है ले जाने का। और हमें उम्मीद है कि सबके साझा प्रयासों से, जिसमें सरकार, हम जैसे लोग जो आयुर्वेद में काम कर रहे हैं और जो आम जनता है और आप जैसे मीडिया के लोग, ये एक व्यापक स्तर पर संदेश और इसको पॉजिटिव वे से प्रसारित कर और अपना करके हम देश के स्वास्थ्य की और विश्व के स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं और उस कल्पना को पूरा भी कर सकते हैं। प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और बेहद अहम जानकारी आपने दी। क्योंकि लोग ये कहते हैं ना कि वो घर की मुर्गी दाल बराबर, तो आयुर्वेद तो क्या है, अभी तो फॉरेन के डॉक्टर्स आते बाहर, ये तो बहुत उस पर विश्वास ज़्यादा होता है। लेकिन आज के वक्त में भारत में जिस तरह से इस पर काम किया जा रहा है वो नज़र आता है, और शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में रोगी आयुर्वेद में पहुंच रहे हैं इलाज कराने के लिए कि 6-6 महीने की भी वेटिंग हो जाती है। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप लोग की कोशिश है, नवाचार है, ऐसे ही कामयाबी मिले और आमजन में जो जागरूकता फैलाने की कोशिश है वो भी सफल हो। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। और चलिए, इसी के साथ हेल्थ फर्स्ट में आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।